क्या जानते हैं कि आग बुझाने में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल बड़ा ही सस्ता है। ये क्या है मेरे हाथ में? इनो। क्या है? इनो। और इनो जब हम कब पीते हैं? जब गैस बनती है, एसिडिक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके हमारी गैस को बाहर कर देती है। तो इसी तरीका से ये पानी है और पानी में मैं ये डाल रहा हूं। ये मैंने स्टैंड बनाया है, इसमें मैंने इनो डाला था इस वाले में। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारी जा रही है, तो ये बुझ नहीं रही है ना, यानी कि बंद नहीं हो रही है। और जैसे इसमें डालता हूं बुझ रही है, तो इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक, यानी कि काम आती है। क्लियर हो गया ना? दोबारा से पुश कर लीजिए एक मिनट दोबारा। इसमें कुछ नहीं है, जल रही है। और दोबारा से हमने देख रहे हैं कि क्या वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड भी है या नहीं। यहाँ पे बुझ गई, इसका मतलब क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है अभी भी। बंद करिए, है ना। और इसको मैं इसमें पलट लेता हूं। अब इसमें नहीं है, खत्म हो गई। अब कहाँ है? चालू कर ली ना जी सर। अब ये इसमें आ गई है, समझ रहे ना? इसमें से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पलट ली थी, अब ये इसमें आ गई थी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पलटी भी जा सकती है, किसी पात्र से दूसरे पात्र में पलटी भी जा सकती है। अभी देखते हैं, स्टार्ट करिए। क्या देखते हैं अभी भी है या नहीं? इसमें नहीं है, इसमें है अभी, है ना? तो इसका मतलब क्या है? पात्र से दूसरे पात्र में भी डाली जा सकती है। और इस एक मिनट रोक लीजिए, बुझी ना? बुझी, डाला पानी की तरह तो वो बुझ गई। अब वो इसमें नहीं है, वो इसके ऊपर गिर गई। समझ रहे? कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर डाली और जब पानी की तरह डाला वैसे इसके ऊपर गिरी और वो मोमबत्ती बुझ गई। क्लियर हो गया? तो अब हमने क्या जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है। हमने जाना है अभी कि कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मोम है ये हमारा क्या है? मोम है। मोम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या है? C24H50। इसका फॉर्मूला है मोम्स का, क्योंकि N होता है, जो ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? जल और कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। अब ये प्रैक्टिकल है, हमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? कार्बन। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और आग जलाने में कौन सी सहायक होती है? ऑक्सीजन। तो देखिए ये एक मोमबत्ती है, इसको जला रखा है और इसके ऊपर मैं ये ढक्कन रख देता हूं। क्या जलती रहेगी? नहीं, बुझ जाएगी। अब ये बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, यानी कि ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, जिससे ये मोमबत्ती बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि जो मोम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है, जिसकी वजह से ये मोमबत्ती हमारी बुझ गई। अब देखिए ये क्या है? फायर
रेजिस्टर है, यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र है। अब जब इसमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आग जलती है देखते हैं ना, इसको खोल के इस तरीका से कर देते हैं और आग बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में काम आती है? आग बुझाने में काम। समझ में आ गया? और इस प्रैक्टिकल से भी हमने देखा कि आग बुझ गई। क्यों? क्योंकि इसमें मोम है। मोम जलने के बाद क्या देते हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और ये डीकंपोजिट हो जाता है, यानी मतलब विकृत हो जाता है। इसमें जल और ऑक्सीजन और क्या देता है? ऊष्मा देता है। जो क्रियाएं प्रोडक्ट के साथ ऊष्मा देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्मासेवी क्रिया कहते हैं। तो ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बना के देखता हूं। अब हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। ये हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड है। इसको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल नदी में ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला रहा हूं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला रहा हूं और ये हमारी ये गैस बन रही है। देख रहे हैं आप, गैस बन रही है। ये जलती हुई स्टिक है, इसको मैं ले जा रहा हूँ। देख रहे हैं जल रही है? जी सर। जल रही है जी सर। और ये ऊष्मा भी दे रही है। क्या दे रही है? ऊष्मा भी दे रही है। तो इस तरीका से हम देख सकते हैं। एक मैं पुश कर लूं, देखो जल रही है, यानी जलाने में सहायक हो। क्लियर हो गया? तो इस तरीका से हमने देखा कि ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है। चल गया? इस तरीका से। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी लगे आपको, मैंने दो आपको टीएलएम यहां पे रख रखे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो आकांक्षा बताइए ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वेरी गुड। किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसी में टॉपिक है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए बेटा, क्या लिख रहा है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता जी, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप तक बदला जा सकता है। ठीक है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। वेरी गुड। बैठिए। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक h ऊंचाई की दीवार है और इस पर एक गेंद रखी है। क्या रखी है? गेंद। और गेंद पर इस समय दो ऊर्जा काम कर रही है, यानी कि एक इसकी गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है इसकी जीरो है इस समय। क्या है? जीरो है, क्योंकि इसमें कोई वेग नहीं है, यानी चल नहीं रही है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी ऊर्जा रह गई? स्थितिज ऊर्जा रहेगी। कौन सी रहेगी? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही ये स्थितिज ऊर्जा नीचे आएगी, यानी कि इसको ढकेल दें, तो जैसे ही गेंद नीचे आएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींचेगा, खींचेगा ना। तो जैसे ही जाएगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी और किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा बदल जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और बढ़ के वो नीचे आएगी। क्लियर हो गया? यानी एक जो हमारी स्थितिज ऊर्जा रूप था, दूसरे रूप किसमें बदल गई? गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो यहां पर भी दो टीएलएम है, यानी कि एक ये टीएलएम बनाया मैंने इस तरीका से एक गोल गत्ते की चकली बनाई है और पेन इसमें डाल दिया है। पास आओ बेटा, थोड़ा सा देखते ये काम करता है या नहीं। इसको मैं राउंड कर रहा हूं, लपेट रहा हूं। तो इस समय इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा है, क्योंकि स्थिर है इस समय। ठीक है,
अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, एक मिनट। दोबारा से देखते हैं, हुआ नहीं, देख रहे हैं, यानी कि ये राउंड शेप में चल रही है, नहीं आ रहा, दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा। आज मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी कराने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो गर्म वायु होती है ठंडी वायु से हल्की होती है। ये इसको देखने से पहले कभी आपने ऐसा गुब्बारा देखा होगा कि 4-5 लोग इसमें बैठ जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है, देखा है? कहां पे देखा है? टीवी वगैरह में देखा होगा, या समुद्र के किनारे कभी गए हो तो समुद्र के किनारे ये उड़ते हैं। तो इसमें जो ये कपड़ा होता है ऐसा होता है कि इसमें आग नहीं लग सकती, तो आग जल्दी से नहीं लगेगी। तो इसको देखने के लिए मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? वीडियो दिखाता हूँ। लोग भाई इसको देखने के लिए वीडियो देखिए। वीडियो में आप देख रहे हैं कि इसका जो ये कपड़ा है गुब्बारे का जो जिससे बना हुआ है, इसमें आग से इसके अंदर की जो वायु है उसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और जैसे ही वायु गर्म हो जाती है तो ये फूलने लगता है। फूल रहा है ना? फूल रहा है, तो फूलने के बाद इसमें इतनी वायु गर्म हो जाती है कि गर्म वायु क्या होती है? हल्की होती है सामान्य वायु से, और ये उड़ने लगता है। क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। तो ऐसी कंडीशन, तो गुब्बारा आपका उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर की जो वायु है गर्म हो गई, और गर्म वायु क्या होती है? सामान्य वायु से हल्की होती है। कैसी होती है? तो इसको हम करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक अखबार है। क्या है? अखबार। इसको इस तरीका से फोल्ड कर रहा हूं मैं चारों कोनों से, इस तरीका से मैंने कर लिया है। इसको रोकने के लिए एक स्टेपलर इसमें मैंने लगा दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा? इसमें आग लगाऊंगा, चारों कोनों पे आग लगाऊंगा। आग लगाने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर की वायु गर्म हो जाएगी और ये उड़ने लगेगी। ठीक है, अभी देखते हैं, चलिए। अब चारों लोग एक साथ आग लगाएंगे इसके चारों कोनों पे, अलग अलग। अपना अपना कोना ले लीजिए। हट जा। देख रहे? इसका मतलब क्या? हल्की वायु थी वो उड़ गई है क्या? ठीक है, यानी वायु जो हल्की होती है वो उड़ जाती है। देखिए सफेद लौ के रूप में जो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जल रही है, मैग्नीशियम। और पानी डाल के ये बुझती नहीं है और तेज हो जाती है। और ये जो सफेद राख है ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया? यानी सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा। क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऊर्जा के बारे में कल हमने विस्तार रूप से पढ़ा भी था। ऊर्जा किसे कहते हैं कांसा? किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हाँ, किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसी के बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कल हमने बताया था ना? तो बताइए बेटा निशा। ऊर्जा को ना तो उत्पादन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप तक बदला जा सकता है। क्लियर? इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हाँ, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बहुत ही अच्छा बताया है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। मान लीजिए कोई h ऊंचाई की दीवार है जिसपे गेंद लगी है, तो इस गेंद पर इस समय कौन सी ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा है, क्योंकि इसकी गति ऊर्जा 0 है। और टोटल ऊर्जा की बात करें तो कौन सी है? स्थिति ऊर्जा। जैसे ये गेंद गिरेगी तो इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ये गेंद गिरेगी तो कौन सा बल खींचेगा पृथ्वी के नीचे? गुरुत्वाकर्षण। जिससे स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी
और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है ऊर्जा। तो मैंने ऊर्जा का संरक्षण समझाने के लिए ये टीएलएम बनाया है। देखिए टीएलएम कैसा है। एक ये चकली बनाई है, इसमें पेन लगा लिया है। अब इसको मैं इस तरीके से राउंड अप कर दूं। राउंड अप हो गया। अब इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा है। अब ये छोड़ दिया है, देख रहे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी कि स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में जा रहा है, गतिज ऊर्जा से स्थिति ऊर्जा जा रहा है। तो ये कौन सा नियम हो गया? ऊर्जा संरक्षण का नियम। समझ में आया ना? एक बार और देख लीजिए। ऊर्जा है, अब इसको मैं छोड़ रहा हूं तो देखिए ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, यानी स्थिति से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से स्थिति ऊर्जा में आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं, हम जो सीख रहे हैं ये प्रैक्टिकल है लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। हमारे पास दो लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। देखिए किस तरीका से प्रतिबिंब बनता है। ये स्टैंड है, ये हमने पर्दा बना रखा है। एक और अंतर है ना वास्तविक आभासी में, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं और आभासी को पर्दे पर नहीं ले सकते। तो ये उत्तल लेंस में रखा हूं स्टैंड पे। देखिए रखते ही तुरंत आएगा मोमबत्ती का पर्दे पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब है ये? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक। ठीक है ना? कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक दिख रहा है जी सर। लेकिन उत्तल हटा के जैसे ही मैं अवतल रखूंगा तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि इससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कहीं दूर इसके अंदर बन रहा है, दिखाई मतलब इसमें दिखाओ, कहीं दूर इसमें आएगा, लेंस के अंदर ही बन रहा है, यानी आभासी बन रहा है ना, आभासी बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम उत्तल रख देंगे तुरंत इसका प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इस तरीका से ये बन गया? जी सर। ठीक, ओके। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन हम ब्लैक बोर्ड थ्योरेटिकल हम जान चुके हैं क्या होता है। अब इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले हिमांशु बताइए बेटा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश में एक पार्टिकल के माध्यम से दूसरे पार्टिकल में जाती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, ना तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत अच्छे। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस कंडीशन में हमने देखा था कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में, पारदर्शी दोनों माध्यम में जा रही है किरण, तो जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किस कंडीशन में? विरल से जब सघन में जाती है। इसका अपोजिट होता है, अगर सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो जो अभिलंब खींचा गया है आपतन बिंदु पर उससे दूर हट जाती है। यानी कि कुल मिलाकर प्रकाश किरण का विचलन होना एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने जो मूल पथ है उससे विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मान लीजिए ये कांच का टुकड़ा है। क्या है? कांच का टुकड़ा है और ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, क्यूबॉइड एक तरीका का। अगर कोई आपतित किरण आ रही है तो आपतन बिंदु पे जो हमारा अभिलंब है n डैश, उसकी तरफ ये किरण झुक जाती है। अपवर्तित जो किरण है वो झुक जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो फिर से हम अगर n डैश अभिलंब खींचते हैं तो वो उससे दूर हट जाती है। क्या ऐसा ही जैसे ये चित्र बन रहा है, क्या इस क्यूबॉइड से बनता है नहीं बनता? इसके लिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए ये हमारा लेजर लाइट है, बंद कर दो जरा, और मैं इस क्यूबॉइड में डालूंगा। थोड़ा पास आ जाओ, देख रहे हैं? जी सर। देखो साफ दिख रहा हो, जैसे ही किरण प्रवेश कर रही है तो वो अभिलंब की तरफ झुकाव मान रही है। झुक रही है ना? जी सर। थोड़ा और पास से देखो, आओ देखो, बिल्कुल करीब दिखाओ, बिल्कुल देख रहे होगे। और जैसे ही बाहर निकल रही तो अभिलंब से दूर हट रही है। दिख रहा है ना? ऐसे चित्र दिख रहा है जैसा बोर्ड में बन रहा है, ऐसा ही
जी सर। देख लीजिए, बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, ऐसा ही मुड़ाव दिख रहा होगा। तो आखिर ये हम इससे देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? जी सर। क्लियर है? ठीक। हाइड्रोजन गैस बनाने के क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, जिसमें घरों में अपनी खाना रखने का काम करती है ना, इसको हम बीकर में डाल देंगे। बीकर में डालने के बाद ये हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। इसकी थोड़ी सी मात्रा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। और देखते हैं कि क्या क्रिया होती है। ये कास्टिक सोडा के साथ एल्यूमिनियम फॉइल क्रिया करेगी और ये थोड़ी देर बाद ये गैस, देख रहे हैं गैस निकलना चालू हो गया है। इसमें वायु यानी कि ऊष्मा बहुत निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्मा क्षेपी क्रिया भी कहते हैं। है और इस पर मैं ये गुब्बारा लगा देता हूँ, गैस निकलना चालू हो गया। फूल रहा है और क्रिया हो रही है। तो ये जो गैस भरी जा रही है गुब्बारे में वो कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। और इसमें से ऊष्मा भी बहुत ज्यादा निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा बहुत निकल रही है। इस समय बिल्कुल गर्म हो चुका है कांच का बीकर। हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इस पे मैंने टेप लगा दिया। क्या लगा दिया? टेप। अब मैं इसमें छेद करूंगा। ठीक है, टेप लगा दिया है और ये हमारे पास सिरिंज है। क्या है? इसके बारे में जान चुके हैं ना। हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बेटा खान साहब? जो पदार्थ हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाँ, यानी कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स यौगिक या पदार्थ कहलाते हैं। अब मान लीजिए इनके हाथ में ये गुब्बारे हैं। क्या है? गुब्बारे हैं। तो गुब्बारे आप फोड़ते कैसे हैं? या तो इसमें एक पिन लगा देंगे या इसको अप्रेस कर दें, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेस करेंगे तो ये फट जाएगा। लेकिन देखिए मैं इनको आसानी से किस तरीका से फोड़ता हूं। ठीक है, मैं दूर से इसको फोड़ सकता हूं। फूट गया ना? फूट गया। तो ये ऐसे कैसे फूट रहे? ऐसे कैसे फूट गया? अब दिमाग में आ रहा है कि भाई बहुत दूर से सर फूट रहे। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन्स की एक विशेषता है कि एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन्स को बहुत जल्दी अपने अंदर घोल लेता है। तो ये जो बैलून्स है हमने पहले बताया लेटेक्स से बनाए, प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। और मेरे जो ये पोर्सलन डिश है यानी कि जो चाइनीज कटोरी कह लीजिए, इसमें पेट्रोल है। क्या है? तो पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन्स है और हमारे गुब्बारे भी जो प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन्स है, एकदम जैसे मिला तो वो फूट गया। तो विशेषता यही है ना कि हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन को अपने अंदर घोल लेता है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? एक तो ये क्रिया हो गई। स्टॉप करो। कि अभी हमने आज का प्रकरण पढ़ा है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हमने अभी जाना है कि किस तरीका से सूर्य ग्रहण पड़ता है, किस तरीका से चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो हम इसकी मदद से भी, ये एक छोटा उपकरण है बनाया गया है। इसमें 3 गेंद ली गई हैं। सूर्य ये पीले वाला है, नीला बिंदु जो है ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा चंद्रमा है। तो डॉली खड़ी हुई है बेटा,
सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण। तो इसके मदद से हम देखते हैं किस तरीका से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है। इसमें एक टॉर्च लगा रखी है, क्या लगा रखी है? टॉर्च। इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करते हैं तो हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काटता है। ठीक है। किसी अमावस्या के दिन अगर ये तीनों सीध में आ जाए, सीध में आ जाए तो क्या देखते हैं कि स्टॉप परिक्रमा करते हुए अगर हम सीध में आ जाते हैं। अब देखिए लाइट इस पे पृथ्वी पर पड़ रही है खूब, है ना। जैसे हम ये चंद्रमा बीच में आएगा तो देखिए ये हमारी इसमें छाया बन गई, यानी कि अब प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है? जहां ये छाया बन रही है वहां क्या पड़ रहा है? सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अगर ये थोड़ा सा हट जाए, पूर्ण रूप से अगर बीच में नहीं है, थोड़ा है, तो ये हमारा क्या पड़ेगा? आंशिक। क्या पड़ेगा? आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि जहां पर इसकी छाया बनती है वहां हमारा क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। और जहां पर थोड़ा लाइट और छाया भी होती है और उसकी उपछाया भी बन रही है, वो हमारा क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। चलिए इसी तरीका से अगर परिक्रमा करते हुए ये तीनों चंद्र ग्रहण की बात करेंगे अब, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब हमारा क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण। दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। तो परिक्रमा करते हुए तीनों अगर ये सीध में आ जाए तो देखिए अब इस पर कोई प्रकाश खूब पड़ रहा है, दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये सामने आ जाएगा, पास आ जाओ, इस पे ये छाया पड़ने लगी। छाया पड़ने लगी तो क्या हो रहा है? ये चंद्र ग्रहण पड़ने लगा है। जब बिल्कुल सीध में आ जाएगा तो पूरा ढक जाएगा, तो यहाँ के लोगों को जो दिखना चाहिए वास्तव में चंद्रमा, वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब ये क्या पड़ रहा है? पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जैसे ही ये थोड़ी अपनी स्थिति से हटेगा तो फिर से ये थोड़ा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा है? आंशिक चंद्र। कौन सा है? आंशिक चंद्र ग्रहण। तो इस प्रकार से हम इसकी सहायता से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझ सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है?